वेलकम एवरीवन, मेरा नाम योगेश्वर है और आज की हम क्लास में बात करेंगे सन, अर्थ और मून के बारे में। इनके बीच में क्या रिलेशन है और इसी के साथ साथ हमारे जो इक्लिप्स होते हैं, यानी कि सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स, उनकी भी उनके अंदर फिर अलग अलग कंसेप्ट्स होते हैं, जैसे कि रेड मून, सुपर मून, ब्लू मून, उन सब की भी बात करेंगे। और इसी के साथ साथ जो हमारा साइडीरियल मंथ होता है, लूनर मंथ होता है, एक साइडीरियल डे होता है, एक सोलर डे होता है, इन सभी कंसेप्ट्स को इस क्लास के अंदर हम इन डिटेल कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताया था, हम शुरू में पढ़ के आए हैं, हमारा सोलर सिस्टम है। इस सोलर सिस्टम के अंदर हमारा सबसे बीच में जो आने वाला और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है, हमारा जो स्टार है, वो है सन। इसी के अंदर हमारे पूरे सोलर सिस्टम का 99.2% मास है। इसी के साथ साथ फिर जिस प्लेनेट के ऊपर लाइफ है वो है हमारा प्लेनेट अर्थ, और ये हमारा थर्ड प्लेनेट है। अब सवाल आता है कि सन से अर्थ तक की जो दूरी है वो कितनी है, तो वो है अराउंड 150 मिलियन किलोमीटर्स, यानी कि करीब करीब 15 करोड़ किलोमीटर है। यदि इसको हम मीटर्स में लिखें तो वो होगा 1.5 10⁻11 मीटर्स। और ये जो है, इसी को हमने एक नाम दे रखा है, वो है 1 AU का। AU क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो 1 AU क्या है? 1 AU हमारी सन से लेके और अर्थ तक की जो दूरी है उसको नापने की एक यूनिट है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। फिर अगला सवाल आता है कि जो सन है, सन से अर्थ तक लाइट आ रही है, तो लाइट को आने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। तो वो कितना टाइम लगता है? तो लाइट को आने में करीब करीब 499 सेकेंड्स लगते हैं। अब यूँ कहेंगे 499 सेकेंड्स कितना होता है, तो लगा लीजिए आप करीब करीब 8 मिनट और 19 सेकेंड, इतना टाइम लगता है। ठीक है। फिर इसके बाद अगली चीज़ आती है कि जो हमारा सन है, सन के अंदर कितनी लेयर्स हैं। तो हम शुरू में पढ़ के आ चुके हैं कि सबसे बीच में कोर है, फिर रेडिएटिव जोन है, फिर इसके बाद जो हमारी सबसे पहली, और ये जो लेयर है, जो सबसे सरफेस वाली सबसे पहली लेयर है, इसको हम बोलते हैं फोटोस्फियर। ठीक है। और इसका ही हमको ये एक सबसे बाहर वाली जो चमकती हुई सी लेयर दिखती है, हालांकि सोलर इक्लिप्स के टाइम अलग होगी वो, लेकिन ये जो लेयर है ये है फोटोस्फियर। इसके बाद अगली लेयर जिससे हमें थोड़े कलर्स दिखाई देते हैं, ये वो होती है हमारी क्रोमोस्फियर। और सबसे एंड में, जो सबसे लास्ट में लेयर होती है, वो कौन सी है? वो है हमारी कोरोना। ठीक। ये तीनों लेयर क्यों लिखी हैं? क्योंकि ये आगे हमारे अभी काम आएंगी। अगला सवाल हमने देखा था कि जो हमारी अर्थ है ये क्या करती है? सन के अराउंड रोटेशन करती है। तो रोटेशन करने में हमने अभी तक रफली पढ़ा हुआ है कितना टाइम लगता है, तो 24 आवर्स डे लगते हैं। इसी के साथ साथ रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगता है, तो वो लगता है हमारा करीब करीब 365 डेज, है ना। हम बोल देते हैं 365 डेज प्लस 1/4 डे। असल में कितना होता है वो? असल में होता है वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट कुछ सेकंड। ठीक है। लेकिन उतना हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगली चीज़ आती है कि सन जो, इससे अर्थ तक का तो ये रिलेशन हुआ। अब अर्थ से मून तक का क्या रिलेशन है? तो अर्थ से मून तक का जो डिस्टेंस है हमारा, वो है 3,84,000 किलोमीटर्स। इसी के साथ साथ हमारे मून की ना, हमारे अर्थ की सिर्फ एक नेचुरल सैटेलाइट है, और वो जो नेचुरल सैटेलाइट है, उसी नेचुरल सैटेलाइट का नाम क्या है? वो है हमारा मून। फिर सवाल आएगा कि जो मून है, मून हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमता है क्योंकि अर्थ की सैटेलाइट है। तो ये अपना एक रोटेशन पूरा करने में कितना टाइम लगाता है? तो इसमें आप कहोगे 27.3 डेज। फिर कहेंगे कि ये जो रोटेट है वो किस पे करेगा? वो करेगा अपनी एक्सिस पे। ये तो मैंने आपको बता रखा है कि रोटेशन हमेशा किस पे होता है? एक्सिस पे होता है। और रेवोल्यूशन क्या होता है? किसी के अराउंड होता है। तो मून का रेवोल्यूशन किसके अराउंड होता है? वो होता है अर्थ के अराउंड। और वो भी कितने टाइम में पूरा होता है? वो भी पूरा होता है 27.3 डेज में। तो फिर कहोगे इसमें क्या खास बात है? तो यहाँ पे यदि हम ध्यान से देखें
तो मून का रोटेशन एंड रेवोल्यूशन पीरियड क्या है, वो दोनों ही सेम है। इस चीज़ की वजह से क्या होता है, इस चीज़ की वजह से हमें सिर्फ मून की ओनली वन साइड विजिबल होती है, सिर्फ एक साइड हमें दिखाई देती है। इसलिए आप मून की कभी भी फ़ोटो लेना, आपको हमेशा ही सेम दिखाई देगी। करीब करीब हमें मून 59% ही दिखाई देता है। जो अगले साइड वाला, जिसको हम फार साइड ऑफ मून बोलते हैं, वो हमें कभी दिखाई देती ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगला सवाल आएगा कि जो सन, अर्थ और मून है, इनकी जो हमारी ऑर्बिट है वो कैसी है। तो हमेशा याद रखना है, इनकी जो ऑर्बिट है दैट इज इलिप्टिकल, है ना, वो इलिप्टिकल है, सर्कुलर नहीं है। तो इलिप्स के अंदर क्या होता है, इलिप्स के अंदर हमारे दो फोकस होते हैं। फिर ये मैथ हमें जानना जरूरी नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक खास बात होती है। इलिप्स के अंदर हमेशा क्या होगा कि एक पोजीशन ऐसी आएगी जिसमें कोई चीज़ पास में होगी, और एक पोजीशन ऐसी आएगी जिसमें वो चीज़ दूर होगी। तो इसी चीज़ की वजह से अब हमारी जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है सन के अराउंड, किसमें, इलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो एक ऐसी पोजीशन आएगी जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर हमारी जो अर्थ है वो सन के क्या होगी, सन के पास होगी, नियर होगी। तो जिस समय पे वो नियर होती है उस समय पे उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है पेरीहीलियन। याद कैसे रखें इसको, पी से पास, जैसे पास होता है ना, पास का मतलब होता है नियर, पी से पास, पी से पेरीहीलियन। तो पेरीहीलियन, हीलियन जो वर्ड है, हीलियोस जो वर्ड है, ये सन के लिए यूज किया जाता है। जैसे हमने देखा था कि एक सिस्टम है दैट इज हीलियोसेंट्रिक सिस्टम। ये मैंने आपको बताया था कि हीलियोसेंट्रिक सिस्टम जो है ये किसने दिया था, ये दिया था हमारे कोपरनिकस ने। ठीक, उन्होंने बताया था कि धरती सेंटर नहीं है, जियोसेंट्रिक नहीं है हमारा सिस्टम, ये हीलियोसेंट्रिक है। तो हीलियो का जो मतलब है वो सन से होता है। तो इसीलिए पेरीहीलियन का मतलब है कि जिस समय पे हमारी अर्थ सन के पास होगी। अब ये किस टाइम पे होती है, तो पेरीहीलियन के अंदर आपको याद रखना है कि पेरीहीलियन जब आता है हमारा, तो वो आता है अराउंड जनवरी, 4 जनवरी के आसपास, 2 से 5 जनवरी के बीच शिफ्ट होता रहता है। तो वो होता है, लिखने के लिए हम लिख सकते हैं 4 जनवरी के आसपास। तो यानी इसको बोलते हैं हम जनवरी एपहीलियन, पेरीहीलियन। तो अब इसमें ये सवाल भी आता है कि कई बार हमें लगता है कि जो सीजन्स हैं, सर्दी और गर्मी, इसी की वजह से होते हैं। तो ऐसा नहीं है। जनवरी में हमारे यहाँ ठंड होती है, लेकिन जो हमारा सन है और अर्थ है उनके बीच का डिस्टेंस सबसे कम है। धरती सन के सबसे ज़्यादा पास कब है, जनवरी में, लेकिन उसके बावजूद क्या हो रहा है यहाँ पे हमारे यहाँ ठंड पड़ रही है। तो इसीलिए हमने देखा था कि जो सीजन्स का रीजन है वो है टिल्ट, जो हमारी एक्सिस के अंदर झुकाव है वो है रीज़न। यहाँ पे इसका पास होना और दूर होने से कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। फिर जिस समय पे वो दूर है, ए से अवे और ए से एपीलियन, यानी कि जिस समय पे हमारी अर्थ फारदेस्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एपीलियन। और ये आता है हमारा जुलाई में, करीब करीब हमारा 3 से 4 जुलाई, आप लिख सकते हो यहाँ 3 जुलाई को हमारा क्या होता है, एपीलियन आता है। 2 से 5 जुलाई में ये भी शिफ्ट करता रहता है। फिर इसके बाद अगली चीज़ आएगी कि ठीक है, ये तो हमने देख लिया सन और अर्थ का क्या रिलेशन है। फिर अगला आएगा कि अच्छा ये बताओ अब मेरे को कि जो हमारा ओके, ठीक है, ये आ गया। फिर इसके बाद अगला सवाल आएगा हमारा कि जो हमारी अर्थ है इससे मून का क्या रिलेशन है, मून कैसे ऑर्बिट में मूव करता है। तो मून के लिए भी केस सेम है। मून के अंदर भी क्या है, जो ऑर्बिट है हमारी दैट इज इलिप्टिकल। ठीक है, और इसी के साथ साथ एक पोजीशन ऐसी होगी जिसमें हमारा मून जो है वो क्या होगा, सबसे पास होगा। जब सबसे पास होगा तो पेरीजी, और जब दूर होगा तो क्या होगा, एपोजी। यानी कि हमें ये पता चल गया अभी कि जिस समय पे, यदि हम सन की बात कर रहे हैं, तो जिस समय पे हमारी अर्थ सन के क्या है, नियर है, उस समय पे हम उसे क्या बोल रहे हैं, पेरीहीलियन। जिस समय पे हमारी जो अर्थ है वो फार है, यानी कि सबसे दूर है, फारदेस्ट है, उस समय पे क्या बोल रहे हैं उसे, एपहीलियन। ऐसे ही जो हमारा मून है, जिस समय पे वो अर्थ के सबसे पास है,
नियरेस्ट टू अर्थ है उस समय पे उसका नाम क्या है, पेरिजी। और जिस समय पे वो सबसे दूर है, फार है, उस समय पे उसका नाम क्या है, एपोजी। ठीक, अभी ये चीज हमें याद रखनी है, क्यों? क्योंकि ये आगे हमारे काम आएंगी। चलिए, अब इसके बाद अगला कंसेप्ट आता है हमारा साइडीरियल डे का और सोलर डे का। चलो इसको समझते हैं। अब साइडीरियल डे और सोलर डे को समझने से पहले हमें समझना होगा कि हमारी जो अर्थ है, अभी अभी हमने देखा, वो रोटेशन पूरा करने में, रोटेशन का मतलब क्या है, रोटेशन का मतलब है जैसे मैं मान लूँ कि एक हमने एक्सिस लिया, एक्सिस के ऊपर धरती ली, तो जिस समय पे ये 360 डिग्री अपने एक्सिस पे क्या कर गई, रोटेट कर गई, तो उस टाइम पे मैंने क्या बोल दिया, मैंने बोल दिया कि इसका एक रोटेशन कंप्लीट हुआ, 1 रोटेशन इज कंप्लीटेड। ठीक, फिर अगला सवाल आएगा कि एक रोटेशन पूरा करने में उसे कुछ टाइम लगता है, तो बिल्कुल लगता है। वो हमने देखा था, वो कितना लगता है, वो हमने करीब करीब माना था कि वो लगा है 24 घंटे के करीब। ठीक, असल में ये जो टाइम होता है वो कितना होता है, वो होता है हमारा 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, यानी कि 23 आवर्स 56 मिनट और 4 सेकंड्स। ये टाइम लगता है 360 डिग्री पूरा कंप्लीट करने में। तो फिर कहेंगे कि हम तो असल में जो दिन मनाते हैं वो कितने का मनाते हैं, वो मनाते हैं 24 आवर्स का। तो ये कहाँ से आया है, तो यहीं से कंसेप्ट आता है साइडीरियल डे का, और अगला कंसेप्ट किसका है, सोलर डे का। तो जो साइडीरियल डे है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइडीरियल डे, तो याद रखना है साइडीरियल डे का मतलब है टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन। ठीक, एक रोटेशन पूरा करने में, यानी कि 360 डिग्री घूमने में जितना टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं साइडीरियल डे, विच इज अराउंड व्हाट, 23 आवर्स 56 मिनट्स और 4 सेकंड भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, है ना। फिर अगला आएगा कि सोलर डे क्या है फिर। तो देखो, जितने टाइम में हमारी धरती ने रोटेशन पूरा किया है, रोटेशन पूरा करने में हमने अभी माना है कितना टाइम लगा है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लगे हैं, इतने ही टाइम में सीधी सी बात है कि उसने कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन भी किया होगा। वो फिक्स तो है नहीं, क्योंकि उसे पूरे के पूरे 365 दिन में क्या करना है, अपना एक रेवोल्यूशन पूरा करना है। तो सीधी सी बात है एक दिन में भी कुछ ना कुछ तो रिवॉल्व हुई होगी। तो इसका मतलब कि जिस समय पे हमारे, यदि यहाँ पे हम खड़े हैं और सन को देख रहे हैं, तो अगले दिन जब हम सन को देखना चाहेंगे तो हम यदि यहीं पे सन को देखेंगे तो हमें दिखाई नहीं देगा, सन की जो पोजीशन होगी वो हमारे लिए बदल चुकी होगी। तो यदि हमें सन की एग्जैक्ट लोकेशन देखनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा और घूमना पड़ेगा, यानी कि करीब करीब 1 डिग्री का मूवमेंट और लेना पड़ता है, यानी प्रिसाइजली नहीं लेकिन 361 डिग्री 361 डिग्री के करीब हमें घूमना पड़ता है। तो इसीलिए जब हमें सन का एग्जैक्ट लोकेशन, या फिर हम कह सकते हैं टू सी द सेम लोकेशन ऑफ सन, उसके लिए जो हमें टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम सोलर डे, और विच इज अराउंड व्हाट, विच इज अराउंड 24 आवर्स। इसीलिए हमें 24 घंटे का टाइम लगता है सन को वहीं पे देखने के लिए। क्यों? क्योंकि उतने ही टाइम में क्या कर चुकी होती है अर्थ, अर्थ हमारा थोड़ा सा रेवोल्यूशन भी कर चुकी होती है। यदि नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से देखना, इट इज़ एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और यहाँ से सवाल बन सकता है। चलिए, फिर ऐसे ही अगला सवाल आएगा फिर हमारी मून को लेके। अब भाई वही बात है कि जो मून है, मून के लिए अभी अभी हमने देखा कि जो इसका रोटेशन है और रेवोल्यूशन है वो सेम है। तो फिर सवाल आता है कि ये जो हमारा मून है, मून के अराउंड हम क्या मनाते हैं, मंथ्स मनाते हैं। देखा होगा ना आपने, पूर्णिमा अमावस्या दोनों मिलके एक महीना मना देते हैं, उसे भी समझेंगे वो क्या सीन है। सबसे पहले आता है साइडीरियल मंथ। साइडीरियल मंथ का मतलब क्या है, साइडीरियल मंथ का मतलब है कि जब हमारी मून ने 1 रेवोल्यूशन और इसी के साथ साथ 1 रोटेशन कंप्लीट कर लिया हो। तो फिर कहेंगे कि ये दोनों एक साथ क्यों लिखे हैं, तो क्योंकि ऊपर बताया था
कि रोटेशन एंड रेवोल्यूशन पीरियड सेम होता है। तो इतना टाइम करने में इसे क्या होगा, इतना टाइम करने के बाद इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 27.3 डेज। 27 और 1/3 डेज होता है। इतने टाइम में हमारा जो मून है वो धरती का एक चक्कर लगा चुका होता है और एक्सिस पे भी अपना एक रोटेशन पूरा कर चुका होता है। लेकिन हम जो अमावस्या और पूर्णिमा मनाते हैं उसके अंदर तो हमने देखा है कि रफली अराउंड 15-15 दिन का अंतर होता है। तो यानी कि वो जो होता है वो रफली कितना होता है, 30 डेज का होता है। तो फिर वो क्या होता है, यानी कि यदि मेरे को एक फुल मून से दूसरा फुल मून देखना हो तो मेरे को कितने दिन का वेट करना पड़ता है, रफली अराउंड 30 डेज, असल में 29.5 डेज होता है। तो वो क्या रीज़न है, तो समझते हैं। जितने टाइम में, याद रखना, जितने टाइम में हमारे मून ने धरती का रोटेशन और रेवोल्यूशन पूरा किया है, सेम ही है, उतने ही टाइम में जो हमारी धरती है, अर्थ है, अर्थ ने क्या किया होगा, अर्थ ने कुछ ना कुछ रिवॉल्यूशन किया होगा कि नहीं किया होगा, बिल्कुल किया होगा। तो इसीलिए यदि मेरे को ध्यान से देखना है यहाँ पे, यदि मेरे को अब दोबारा से क्या करना है, मेरे को दोबारा से फुल मून देखना है तो मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा और घूमना पड़ेगा। जो हमारी अर्थ है उसके लिए थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। इसीलिए यहाँ पे हमारे पास कंसेप्ट आता है लूनर मंथ का, और वो होता है 29.5 डेज का। समझे बात? तो इसी चीज की वजह से हम बोलते हैं कि जो हमारी एक पूर्णिमा है उससे दूसरी पूर्णिमा आने में कितना टाइम लगेगा, 29.5 डेज, लेकिन रेवोल्यूशन और रोटेशन में कितना लगता है, 27.3 डेज। तो इसलिए याद रखना है पेपर में यदि ये आए कि 1 न्यू मून से अदर न्यू मून पे जाना हो हमें तो कितना टाइम लगेगा हमें, 29.5 डेज। एक फुल मून से हमें क्या करना है, एक फुल मून से दूसरे फुल मून तक जाना है तो भी कितना टाइम लगेगा, 29.5 डेज। ठीक है, चलिए, तो ये हो गए हमारे लूनर मंथ, या फिर इसी को हम बोलते हैं साइनोडिक मंथ। तो इसी चीज की वजह से ये अंतर आता है। अब ये मैंने आपको बताया था कि मून हमेशा सेम क्यों दिखाई देता है, क्योंकि एक ही साइड है मून की जो करीब हमें दिखाई देती है, दूसरी जो साइड है उसको बोला जाता है फार साइड ऑफ मून। ये जो फार साइड है इसी के लिए हमने हमारा मिशन भेजा था चंद्रयान 3। ठीक है, उसमें बोला था ना कि वो साउथ पोल पे लैंडिंग कराएगा, तो साउथ पोल जो है वो वही है, फार साइड ऑफ मून। ठीक, अब इसके बाद अगला जो कंसेप्ट आता है वो है इक्लिप्स का, ग्रहण का। वो कैसे लगता है, तो याद रखना है जब भी हमारा सन, अर्थ और मून, ये तीनों सी जी गी पोजीशन में आ जाते हैं, ये कहेंगे सी जी गी क्या है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, तब हमारा ग्रहण लगता है। कोई ना कोई ग्रहण जरूर लगेगा। ठीक, अब देखते हैं सबसे पहला जो हमारे पास ग्रहण है, इसके अंदर ये है हमारा सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण कैसे लगेगा, जिस समय पे सबसे आगे हमारा सन है, फिर हमारी यहाँ पे अर्थ है, और सन और अर्थ के बीच में कौन आ जाए, वहाँ पे आ जाए मून। तो इसीलिए जिस समय पे सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है उस टाइम पे क्या लगता है, सोलर इक्लिप्स लगता है। इसी चीज की वजह से हम क्या बोलते हैं, अब देखो ये जो हमारी अर्थ है, ध्यान से देखना है ऊपर, ये जो हमारी अर्थ है, अर्थ के इस साइड पे क्या चल रहा है, डे चल रहा है, और मून भी क्या है, इसी तरफ है। तो यानी कि जब नाइट यहाँ पे हो रही होगी तो क्या कुछ दिखाई दे रहा होगा किसी को, क्या यहाँ पे कोई मून दिखाई देगा, नहीं। तो यानी कि ये क्या है, ये अमावस्या का दिन है। अमावस्या का मतलब क्या होता है, न्यू मून डे। तो इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि सोलर इक्लिप्स हमेशा कब पड़ता है, वो पड़ता है न्यू मून डे के दिन। हिंदी में जैसे बोला जाता है अमावस्या, उसी दिन पड़ता है ये। ठीक, तो अब फिर सवाल आता है कि अच्छा यहाँ पे ये जो हमारा मून है, मून का साइज काफ़ी छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है मून। यहाँ पे देख रहे हो आप, हमारी जो अर्थ है उससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। तो ये कुछ ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ सनलाइट को ब्लॉक कर पाएगा। अब यहाँ पे एक ऐसा रीजन होगा जहाँ पे एकदम डार्क शेडो डालेगा। तो जहाँ पे रीजन ऑफ डार्क शेडो है
ठीक है, ये तो दिख नहीं रहा है, दूसरे पेन से लिखते हैं। जो हमारा रीजन ऑफ डार्क शेडो है, जिसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, कंप्लीट या फिर टोटल सोलर इक्लिप्स देखने को मिलेगा, उस रीजन को हम बोलते हैं अम्ब्रा। और जहाँ पे पार्शियल इक्लिप्स देखने को मिलेगा, जहाँ पे हमारी जो शेडो है वो कैसी है, वो लाइटर शेडो है, उसको हम बोलते हैं पेनम्ब्रा। ठीक, तो इसी चीज की वजह से जहाँ पे पेनम्ब्रा होती है वहाँ पे पार्शियल सोलर इक्लिप्स हमें देखने को मिलता है। ये हमारे पास 3 तरीके के सोलर इक्लिप्स हैं, पार्शियल इक्लिप्स, एनुलर इक्लिप्स और टोटल इक्लिप्स। ये जो पार्शियल इक्लिप्स है इसके अंदर क्या हुआ है, सिर्फ पार्शियली ही जो सन है वो कटा हुआ है। एनुलर इक्लिप्स के अंदर क्या होता है, ये जो मून है ढकने की तो कोशिश कर रहा है लेकिन पूरा नहीं ढक पा रहा है, तो इसी चीज की वजह से थोड़ा सा फोटोस्फीयर भी दिखता है और क्रोमोस्फीयर भी दिखता है। कोरोना का हमें पता चलता ही नहीं है इसमें, लेकिन जिस समय पे टोटल इक्लिप्स होता है तो उस समय पे ना तो फोटोस्फीयर दिखता है ना क्रोमोस्फीयर दिखता है, सिर्फ और सिर्फ एक लेयर दिखती है, एंड दैट इज कोरोना। तो याद रखना है, ड्यूरिंग टोटल सोलर इक्लिप्स ओनली कोरोना इज विजिबल, सिर्फ और सिर्फ एक लेयर दिखेगी और वो है कोरोना। फिर इसके बाद अगला जो ग्रहण आता है वो कौन सा है, वो है लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण। इसका मतलब क्या है कि सबसे आगे हमारा सन है और बीच में क्या आ गई, बीच में आ गई अर्थ। अर्थ बीच में आ गई तो इसने क्या किया, सारी की सारी लाइट रोक ली। इस तरफ हमारा मून है, तो जिस समय पे सन और मून के बीच में अर्थ आती है उस समय पे जो इक्लिप्स पड़ता है उसका नाम है लूनर इक्लिप्स। अब अगली चीज इसके अंदर है कि ये जो हमारे लूनर इक्लिप्स होंगे ये कई तरीके के होंगे। इसमें भी लॉजिक वही है कि जो रीजन ऑफ डार्क शेडो है वो क्या है, अम्ब्रा, और जो रीजन ऑफ लाइट शेडो है जहां पे पूरे तरीके से ब्लॉक नहीं हो पा रही है उसका नाम क्या है, पेनम्ब्रा। तो फिर कहेंगे कि इस चीज की वजह से फर्क क्या पड़ता है, देखते हैं। सबसे पहला जो इक्लिप्स है हमारा वो है पेनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स। अब ये देखो, पेनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स में क्या हो रहा है, हमें मून दिखाई दे रहा है। अच्छा, जिस समय पे लूनर इक्लिप्स लगता है उस समय पे दिन कौन सा होता है हमेशा, तो उस समय पे याद रखना है हमेशा फुल मून डे होता है, पूर्णिमा का दिन होता है हमेशा ही। क्यों, तभी तो हमें दिखाई देगा कि हाँ चंद्रमा के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ा है, जो मून है उसके ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ रहा है। तो सबसे पहला आता है पेनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स। पेनम्ब्रल में क्या है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, यूँ कहेंगे ये तो विजिबल है, कंप्लीटली कंप्लीटली विजिबल है, लेकिन मून जो है इसकी जो ब्राइटनेस है वो उस दिन काफ़ी कम दिखाई देगी। तो जो हमारा पेनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स होता है उसके अंदर मून की ब्राइटनेस काफ़ी कम हो जाती है। मून तो दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि वो कहाँ पे है, क्योंकि वो जो हमारा लाइटर शेडो का रीजन है उसके अंदर है, इसीलिए यहाँ पे पूरे तरीके से लाइट नहीं पहुँच पा रही है, इसीलिए वो दिखाई दे रहा है ना। क्योंकि जो हमारा मून है, मून के पास याद रखना है, मून के पास खुद की जो लाइट है वो नहीं है। ये तो सिर्फ क्या करता है, जो सन की लाइट है सिर्फ सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, बस। फिर अगला आता है पार्शियल लूनर इक्लिप्स। तो पार्शियल में क्या होगा, पार्शियल में कुछ नहीं, यहाँ पे मान लीजिए आधा इसमें रह गया आधा इसमें रह गया। तो यदि आधा रीजन अम्ब्रा के अंदर है, ये जो रीजन है ये है अम्ब्रा के अंदर, और ये रीजन किस में है, ये रीजन है पेनम्ब्रा के अंदर। तो अब खुद बताओ, जो अम्ब्रा में रीजन है वो क्या हो जाएगा, वो डार्क हो जाएगा, जो पेनम्ब्रा में है वो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। इसीलिए इस इक्लिप्स को हम बोलते हैं पार्शियल लूनर इक्लिप्स। फिर अगला जो है वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज टोटल लूनर इक्लिप्स। अब टोटल में यूँ कहेंगे कि क्या दिखना चाहिए, बिल्कुल ब्लैक दिखना चाहिए, लेकिन ये दिख कैसा रहा है, ये दिख रहा है रेड, या फिर इसी को हम नाम देते हैं क्या, ब्लड मून। तो ये क्यों दिखाई दे रहा है, ये चांद लाल कैसे हो गया है। तो फुल लूनर इक्लिप्स जब होता है तो उस समय पे हमें मून दिखाई देता है ब्लड, यानी कि लाल दिखाई देता है। उसका रीजन क्या है समझते हैं। अभी अभी हमने देखा है कि जो सन है, सन से आने वाली रेज ही क्या करती हैं, वो हमारे मून तक पहुंचती हैं। अब सन से आने वाली रेज ही मून तक पहुंचेंगी, तो इसी चीज की वजह से ही हमें मून जो होता है उसके ऊपर कुछ लाइट दिखाई देती है। और इस दिन क्या है, हमेशा याद रखना है कि फुल मून डे है।
हमेशा ही पूर्णिमा के दिन लगेगा चंद्र ग्रहण। तो अब क्या होता है कि जिस समय पे ये तीनों किस में आ गए हैं, सीजी की पोजीशन में, अब ये जो हमारी लाइट है सन से आने वाली, इसको क्या करना पड़ रहा है, इसको हमारा जो एटमॉस्फेयर है उससे पास होना पड़ रहा है। और सन से आने वाली जो लाइट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वाइट लाइट। और वाइट लाइट के अंदर कितने कलर होते हैं, तो 7 कलर होते हैं। वो 7 कलर कौन से हैं, तो आप सभी को पता होगा, दे आर विबग्योर। फिर कहेंगे कि ये जो विबग्योर है ये यहाँ पे क्यों समझा रहे हैं, तो समझते हैं। जैसे ही ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर आप सभी को पता है क्या है, गैसेस हैं, है ना, वाटर वेपर्स हैं, ठीक है, और क्या है, और हमारे डस्ट पार्टिकल्स हैं। तो फिर कहेंगे कि इन सब से फ़र्क क्या पड़ेगा, इन सब से बहुत तगड़ा फ़र्क पड़ेगा। क्या होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की लाइट होगी उसी को जाने देंगे, बाकी जो लाइट होगी वो मून तक पहुंच ही नहीं पाएगी। क्यों, क्योंकि वो स्कैटर हो जाएगी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। तो इसी चीज़ की वजह से वॉयलेट ख़त्म, इंडिगो ख़त्म, ब्लू भी ख़त्म, ग्रीन भी ख़त्म, येलो भी ख़त्म, थोड़ी सी ऑरेंज बचेगी और थोड़ी सी रेड बचेगी। इसी चीज़ की वजह से डेंजर सिंबल में यूज़ करते हैं रेड को, ताकि सबसे दूर से दिखाई दे। तो जो रेड है, रेड कलर ही सिर्फ मून तक पहुंचेगा। तो यदि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेड पहुंच रहा है तो हमारा जो मून भी होगा वो कैसा हो जाएगा, वो भी हो जाएगा रेड। इसीलिए हमें कैसा दिखाई देगा उस दिन, उस दिन हमें चांद लाल दिखाई देगा। समझे बात। तो इसीलिए हमारा क्या होता है, यहाँ पे ब्लड मून दिखाई देता है, लाल चांद दिखाई देता है। अब इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट है विच इज़ ब्लू मून एंड सुपर मून। तो कहेंगे कि सुपर मून क्या है, पहले उसे समझते हैं। ये देखो, सुपर मून का मतलब क्या है, सुपर मून का मतलब है कि जो चांद है उसका साइज हमें कैसा दिखाई दे रहा है, बड़ा दिखाई दे रहा है। तो याद करो, जिस समय पे हमारा चांद यानी कि मून अर्थ के नियरेस्ट होगा और इसी के साथ साथ क्या आ जाए, फुल मून डे आ जाए, है ना, कि पूर्णिमा का दिन भी है और पेरीजी भी है, तो चांद पास है और फुल मून डे है, तो उसीलिए उस दिन चांद हमें क्या दिखाई देगा, थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा और ब्राइटर दिखाई देगा। तो नियर अबाउट 14%, 14% उस दिन बड़ा दिखाई देता है और 30% ब्राइटर दिखाई देता है। कंपैरेटिवली जब सबसे दूर होगा तो वो पोजीशन क्या होती है, वो है एपोजी। तो एपोजी प्लस फुल मून डे हो जाए, यानी कि सबसे दूर है और इसी के साथ साथ फुल मून डे है, पूर्णिमा का दिन है, तो उस दिन चांद का जो साइज है वो कैसा दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा। तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो मून बोल देते हैं। फिर अगला आएगा कि ये जो कंसेप्ट है सुपर मून, ये क्या है। चलिए, अब सुपर मून शॉर्ट में जो कंसेप्ट बनता है वो क्या है, वो है कि जिस दिन, या फिर हम कह सकते हैं अभी अभी हमने देखा है, यदि आपको मैं बोलूं कि एक फुल मून डे से जो दूसरा फुल मून डे है उसको आने में कितना टाइम लगता है, तो अभी अभी आपने बताया कितना टाइम लगता है, वो लगता है 29.5 डेज। फिर सवाल आएगा कि अच्छा, तो यानी कि एक महीने में कितनी पूर्णिमा आती है, एक ही आती है, लेकिन जिस महीने के अंदर एक महीने में ही क्या हो जाए, हमारे 2 फुल मून डे आ जाएं, तो वो क्या होता है, तो वो हमारा हो जाता है ब्लू मून। इसलिए आपने सुना होगा वंस इन ए ब्लू मून, यानी कि मतलब क्या है, काफ़ी रेयर इवेंट है। अब फिर सवाल आएगा कि कितने दिन में आता है। अब ये नॉर्मली कोई बताता नहीं है, लेकिन फिर भी चलो मैं आपको बताता हूँ। 29.5 डेज़ को यदि हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, तो आप यदि देखेंगे कि इसको 12 से हम मल्टीप्लाई करें 29.5 को, चलिए इसमें करके ही दिखा देते हैं आपको। 29.5 को यदि मल्टीप्लाई किया जाए 12 से तो क्या आता है हमारे पास, 354 आता है। तो फिर कहेंगे 354 आ गया। अब क्या होगा, तो अब देखो साल में दिन कितने होते हैं, 365 होते हैं, कितने दिन बच गए,
11 दिन बच गए। तो फिर ये 11 दिन का क्या करेंगे, जोड़ते जाओ। 11 दिन में दोबारा से अगले साल क्या होगा, 11 दिन जोड़ेंगे, फिर दोबारा से क्या करूं, 11 दिन जोड़ दूं। अब देखो यदि 3 साल का जब टाइम हुआ तो कितने दिन हो गए मेरे पास, 33 डेज हो गए, यानी कि 1 महीना एक्स्ट्रा हो गया। यानी कि बीच में 3 साल के अंदर ही क्या होगा, एक ऐसा महीना आ जाएगा जिसके अंदर 2 फुल मून होंगे, यानी कि 1 ब्लू मून आ जाएगा। असल में जो एग्जैक्ट टाइम होता है विच इज़ अराउंड 2.71 ईयर्स, 2.71 साल में एक बार हमारा क्या आता है, ब्लू मून आ ही जाता है। ठीक, फिर अगला आता है कि एक कंसेप्ट होता है सुपर ब्लू रेड मून। ठीक, फिर ये कहेंगे कि ये ब्लू रेड एक साथ कैसे हो गया, वो एक साथ नहीं हुआ है। असल में क्या है, वो कुछ नहीं है, जिस समय पे आपकी ये सारी कंडीशन यानी कि पेरिजी भी हो जाए, साथ में क्या हो, फुल मून डे भी हो जाए, और साथ में क्या हो, और साथ में 1 महीने के अंदर 1 मंथ के अंदर ही क्या हो जाए, 2 फुल मून डे आ जाएं, तो उसमें जो दूसरे वाला फुल मून डे होता है, एक तो आता ही है, जो दूसरा सेकंड फुल मून डे होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम ब्लू मून। तो सुपर ब्लू रेड मून हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। यदि आप